आत्मबंधन, अर्चना जी, सरिता जी, प्रज्ञा जी और बाकी सब यस। दोस्त। वंदन। अभी आ रहा है आवाज? मेरा लैपटॉप का म्यूजिक का आवाज आ रहा है या थोड़ा बड़ा और? म्यूजिक का आ रहा है, लैपटॉप का तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा लैपटॉप का? अच्छा सॉरी, वो शेयर। म्यूजिक म्यूजिक का आ आ रही रहा है है। थोड़ा। म्यूजिक आ रही। हाँ, एकदम इतना ठीक परफेक्ट है। है। ठीक है। या ओके, चलेगा, हम शुरू करते हैं। चलेगा। यस। यस। नमस्ते मास्टर्स। फिर से आप लोगों का धन्यवाद कि मुझे आज यहाँ पे आने का मौका दिया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो एक हमारे पिछले विषयों से, जो पिछले हमने जो सत्र लिए हैं उससे वो एक कंटिन्यू टॉपिक है। जो जैसे कि पहले सत्र में हमने देखा स्वयं प्रेम देखा, उसमें हमें समझ में आया कि हमारे जीवन में जो गड़बड़ी चल रही है तो वो कहाँ से आ रही है। तो मतलब कि क्या हो रहा है, क्या हमारे लाइफ में उथल पुथल हो रही है, हमें किस पे काम करना है, वो हमें सेल्फ लव में समझ में आया। फिर उसके बाद हम गए इनर चाइल्ड में। जब हम उस हमारा जो ये था समस्या थी, जो हमें पता चली पहले सेशन में, फिर उसका मूल कारण किधर है, उसका रूट कॉज कहाँ है। तो उसके लिए हम गए इनर चाइल्ड हीलिंग में, और वहाँ पे हमने इनर चाइल्ड में उस पर काम किया। फिर उसके बाद क्या होता है, हमने काम तो कर लिया है, बट तभी भी कुछ तो है कि अभी भी मुझे ना, मेरे मन में कुछ तो खटकता है, या फिर मैं ना पूरी तरीके से उस सिस्टम से, उस इवेंट से, उस घटना से, या फिर उस उन लोगों से जो लोग उस घटना में जुड़े थे, उन लोगों में मैं कहीं तो अभी भी फंसी हूँ। तो ये फंसना क्या है, और अभी मैं इतना मैंने काम कर लिया, बट तभी भी मैं वहीं पे अटक क्यों जाती हूँ। तो ये जब सवाल हमारे मन में आता है, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होते क्षमा, या उसको हम बोलते हैं फॉरगिवनेस, माफ़ करना या माफ़ी मांगना। तो ये आता है उसके बाद। तो आज का हमारा जो विषय है वो है क्षमा। इस यात्रा का हमारा एक महत्वपूर्ण चरण है कि हीलिंग के बाद हमें करनी है क्षमा। तो क्षमा क्या होती है, क्यों करनी इम्पोर्टेंट है, क्षमा ना करने से हम कहाँ पे फंसे हैं, ये सारे विषयों पे आज हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स अगेन ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम इसको छोटी छोटी चीज़ों में बांट के हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं यार मुझे नहीं करना है क्षमा, जैसे कि पुराने ज़माने में वो लोग बोलते अरे माफ़ी मांगने से तू छोटा थोड़ी ना हो जाता है, तू छोटी थोड़ी ना हो जाती है। तो वो हमें छोड़ देना अभी। माफ़ी हमें किस लिए मांगनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या किसी को माफ़ क्यों करना है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उससे क्या होगा, जब अभी हम हमारे बच्चों को समझाएंगे, जैसे हमारे माता पिता या हमारे नाना नानी दादा दादी जब हमें समझाते थे तो वो हमें बोलते थे माफ़ी मांगने से तू छोटा नहीं हो रहा है। बट अभी हम हमारे बच्चों को या हमें खुद को कैसे समझाएं कि इसका हमारे जीवन में क्या असर होने वाला है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो ये है कि क्षमा मांगना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने जो घटनाएं हुई है उसको भूल गए, या फिर उन लोगों को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, या फिर हम छोटे हो गए, या फिर हम उनसे वीक है। बहुत लोगों को ये भी लगता है, जिन जो अभी भी ईगो में फंसे होते हैं, उनको लगता है कि मैं अगर माफ़ी मांगूंगा तो मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं छोटा थोड़ी ना हूँ, या तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना,
तो ये नहीं है उसके साथ। वो हमें समझना चाहिए कि ये ना कोई एक्सक्यूज़ है, ये ना कोई उम, मतलब सारी चीज़ हम भूल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्षमा इसलिए है कि जो मेरे मन पे जो बोझ है, जो मेरे माथे पे जो बोझ है, आज मुझे उसको निकाल के छोड़ देना है। मैंने अपने आप पे बहुत काम कर दिया, अभी मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस फेज में जब हम आते हैं तभी हम क्षमा कर पाते हैं। तो पहला तो हमें ये समझना है क्षमा इसीलिए सिर्फ हमारे लिए करना है। जिसने हमारे साथ किया, क्यों किया, कैसे किया, हमने हमारे लेसन्स तो सीख लिए। उस घटना से हमारे क्या लेसन्स थे वो हमें समझ में आ गया। उस बंदे से जाके हमें बोलना नहीं कि बाबा तुमने मेरे साथ ये बुरा किया है, तूने ऐसा किया है, तभी भी मैं तुझे माफ़ करता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। कोई ज़रूरत नहीं उसको जाके बोलने की, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका मेंटल प्रेशर, आपका इमोशनल प्रेशर रिलीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे उससे कोई फ़र्क नहीं है। वो बोलेगा देखा मैंने बोला था तुम्हें, तुम आओगे, नाक घसट के आओगे और मुझसे क्षमा मांगोगे। तो वो चाहे तो वो अलग भी उसका मतलब निकाल सकता है। जो हील नहीं है वही हमें हर्ट करते हैं, तो उनको जाके बोलने में फ़ायदा नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे आत्मा की शांति के लिए है। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, इसीलिए हमें क्षमा करना है, क्षमा मांगना है। तो ये सारी चीज़ों में हम आगे कैसे जाएंगे? तो उसके बाद आता है कि बाबा कि क्षमा मांगे कब? तो कैसा होता है कि क्षमा मांगने का ऐसा कोई टाइम नहीं है, ये हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम उस प्रोसेस के लिए कब रेडी हैं। सपोज किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बहुत गहरी चोट आई है और बहुत खून बह रहा है, उसमें से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, और आप उस पर मलहम पट्टी लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, तभी भी खून नहीं रुक रहा है, तो उस मलहम पट्टी का कोई फ़ायदा है नहीं है। तो उस टाइम पे हमें उस ज़ख्म को भरने के लिए कुछ वक्त देना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि भैया आज किसी ने हमें हर्ट कर दिया, छोटी मोटी होगी तो वो बात अलग होती है। किसी ने हमें हर्ट कर दिया और हमने इमीडिएटली बोला आई फॉरगिव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई रिलीज़ यू, प्लीज़ रिलीज़ मी, यार हो गया। नहीं, अगर वो दर्द बहुत ही गहरा है तो पहले तो उसको हमें स्वीकारना है कि हाँ मुझे दर्द हुआ है, मैं हर्ट हुई हूँ, हुआ हूँ, ये दर्द बहुत गहरा है। ये जब आप पहले स्वीकारेंगे, फिर उसके बाद उस दर्द पे थोड़ा सा काम करना शुरू करेंगे, और जब थोड़ा 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 वो दर्द, वो ज़ख्म थोड़ा थोड़ा भरने लगेगा, और तब जब आपको पता चलेगा कि अभी मैं रेडी हूँ, अभी मैं थोड़ा मेंटली मन से थोड़ी शांत हूँ, तो मैं अभी माफ़ कर सकती हूँ या माफ़ी मांग सकती हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग हम वही गलती कर देते हैं कि बाबा हम तो स्पिरिचुअलिटी में हैं, हम अध्यात्म में हैं, हम तो ध्यानी हैं, हमने इतना कर लिया बाबा, हम तो अभी हर्ट नहीं होंगे, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एंगर नहीं करेंगे, रिजेंटमेंट नहीं करेंगे, हम तो बहुत बड़े सन्यासी बन गए कि हम इजीली किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। हम अभी भी फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, हम हमारे लाइफ के सारे एंगल्स हम जी रहे हैं, और उससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं, हमें सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करने हैं, और उसी एक्सपीरियंस से हमें हमारे लेसन सीखने हैं। तो हमें ये कतई मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दिन मेरे दीदी ने मुझे कॉल किया और मुझे बोलती है कि ये देख मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ।
बट मुझे पता है तू मेडिटेशन करती है, तू गुस्सा नहीं करेगी, तुझे पता है कैसे पेशेंटली शांति से बोलती है, तुझे गुस्सा नहीं आएगा, तो तू तो रिएक्ट भी नहीं करेगी, वो भी मुझे पता है। तो लोगों की ये धारणाएं होती है कि भैया मेडिटेशन कर रहा है तो उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसको एंगर नहीं आना चाहिए, वो किसी को हेट्रेट नहीं कर सकता है, वो सबको जैसा है वैसे उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये गलत है। अगर हम इस भावना में बैठे हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ करती हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने मेरे दीदी को समझाया, देख मैं मेडिटेशन करती हूँ, इसीलिए भी मुझे पता है कि कब कितना कहाँ पे गुस्सा करना चाहिए, और मेरे सिस्टम से इसको निकाल फेंकना है कि जिसको मुझे पकड़ के नहीं रखना है मेरे सिस्टम में। अगर तू ऐसी कोई बात करेगी तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकती कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे वो गुस्सा करके इमिजिएटली बाहर फेंक देना है, वो वहीं पे ख़त्म करना है। अदरवाइज वो मैं अपने सिस्टम में पकड़ के रखूँगी, होल्ड करके रखूँगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे मैं शंपा मैम के साथ काफ़ी मतलब बातें करती थी पहले, तो तब मैंने पहले शुरू में मैंने भी यही कि मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है, तो उन्होंने बोला थोड़ा एंजॉय करो फिर, ये भी एक नेचुरल स्टेट है। सिर्फ ऐसा है कि गुस्सा जब आता है तो आपकी वाणी कैसी है, आप कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तब वो आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आता है कि आप कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कितना माइंडफुली बात कर रहे हो। बट हमारे इमोशन एक्सप्रेस करना ये हमारी जिम्मेदारी है, जिससे कि हमारी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ अच्छी रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कब क्षमा करनी चाहिए और कब क्षमा का टाइम आता है। जैसे कि अभी एक 1.5 वीक में, ये हफ्ते में मेरे साथ ऐसी एक घटना हुई कि जब मेरा बहुत करीबी फ्रेंड ने मुझे हर्ट किया, बहुत बार हर्ट किया, बट तो अभी भी मैं क्षमा के उस स्टेज पे नहीं आई हूँ। अभी भी मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ खुद के साथ कि क्या मैंने गलत किया, कि उस पर्सन ने तो वो अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल दिया, सब कुछ हो गया, ये हो गया। तो अभी मेरे में गुस्सा थोड़ा सा है, रिजनमेंट नहीं है, और एंगर भी थोड़ा सा है, बट ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए बुरा सोच रही हूँ या हेट्रेट नहीं है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर उस घटना के बाद कौन से इमोशन चल रहे हैं, और उस इमोशन को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो और समझ रहे हो। और उसके बाद अभी मैं अपना रिफ्लेक्शन कर रही हूँ कि मैंने गलती कहाँ की, और इन सब में मेरा लर्निंग क्या था। तो तब जाके मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी बाउंड्रीज क्लियरली फर्मली सेट नहीं की थी। तो इसी तरीके से, तो अभी इसके बाद ये जो मेरा लर्निंग मुझे समझ में आया, तो मैंने आज मैसेज करके बता दिया कि सॉरी, कि मेरे तरफ से ये गलती हुई कि मैंने अपनी बाउंड्री सेट नहीं की। तो जब मैंने ये बताया, जब मैंने वो एक्सप्रेस किया अच्छे वे से कि सॉरी, ये 3 चीज़ों में मैंने गलती की है, दैट्स इट, और उसके बाद मेरा मन शांत हुआ। तो अभी उसके बाद मेरा प्रोसेस शुरू होगा फॉरगिवनेस का। तो वो हमें हमारी मेंटल स्टेज, हमारे मन की जो अवस्थाएं हैं अलग अलग फेज में, उसको गहराई से और उसको माइंडफुलनेस से देखने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या बात कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में हम क्या समझ रहे हैं। मतलब इमोशंस तो सारे आएंगे, उभर के आएंगे हमारे साथ, बट उस इमोशंस के साथ हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो हमें उसको एक्सेप्ट भी करना है। मुझे एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब कुछ एक्सेप्ट भी करना है, उसके पीछे का लर्निंग भी जानना है। उसके बाद हमें माइंडफुल भी रहना है कि हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम इन सारी इमोशंस को एक्सेप्ट करके रिफ्लेक्ट कर देंगे, तब हमारा
क्षमा या फॉरगिवनेस का स्टेज आएगा। ये समझ में आ गया कि इसका जो है इसी ढंग से हमें, तो तभी हम हमारे ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती कि हमें जो करना है अभी, तो क्षमा क्यों करना है कि बाबा ठीक है बाबा, हो गया, उसने झगड़ा किया, मारा मारी की, सब हो गया, तो मुझे अभी क्षमा करके और मांग के क्या मिलने वाला है। तो ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है उससे। तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ पहले, कि जैसे अभी लैपटॉप शुरू है मेरा, तो मेरे इस पे क्रोम चल रहा था, दूसरा म्यूज़िक एप्लीकेशन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। अभी मुझे जूम पे फोकस करना है, मैंने जूम तो ऑन कर दिया और उन सारी को मैंने मिनिमाइज कर दिया, बंद कर दिया वो विंडोज़ को। बट तभी मुझे मेरे ध्यान में आ रहा है यार, मेरी बैटरी तभी भी फास्ट ड्रेन हो रही है और मेरा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ जूम ओपन है। तो मेरे लिए तो मैं एक ही कार्य कर रही हूँ, तभी भी मेरा लैपटॉप मुझे अच्छी तरीके से परफॉर्म करने क्यों नहीं दे रहा, मेरा लैपटॉप का परफॉर्मेंस ख़राब क्यों है। तो जब हम हमारे टास्क बार में जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस शुरू है, तब पता चला अरे ये भी शुरू है, वो भी शुरू है। तो हम एक एक प्रोसेस को हम कील करेंगे और तब जाके लैपटॉप जूम पे परफॉर्मेंस के लिए फोकस कर पाएगा। तो अभी इस एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल मैं अपने सारे क्लाइंट्स को देती हूँ, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि भले ही वो घटना हमारे लाइफ में से हो गई है, वो लोग हमारे दुनिया से चले गए हैं, मतलब अभी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बट वो घटनाएं कभी तो कहीं तो बैक इन द माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी रन हो रही हैं। तो जिसके वजह से हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पे उसका असर हो रहा है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से नहीं बताती हूँ, क्योंकि हमारे जो 4 पहलू हैं, फिजिकल मीन्स भौतिक, फिर हमारा आता है भावनात्मक इमोशनल, और मेंटल मानसिक, और देन हमारा स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक। ये सारे पहलुओं पे इन सभी चीज़ों का असर होता है। तो अगर मैं ये प्रोसेसेस मेरे बंद नहीं करती हूँ, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोसेसेस, ये घटनाएं अभी भी चल रही हैं, तो इन प्रोसेसेस का, इन घटनाओं का मेरे इन चारों स्तंभ पे, मेरे जीवन के ये जो महत्वपूर्ण पहलू है, इन पे कैसा असर होता है वो पहले हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि फिजिकल में क्या होता है कि जब हम कोई ग्रज होल्ड करके रखते हैं, मन में पकड़ के रखते हैं, यार मेरे सास ने तो मुझे बहुत तकलीफ़ दी, वो तो मुझे हमेशा यही बोलती रहती, बेचारी वो तो ऊपर भी चली गई होगी, बट अभी भी हम उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं। तो धीरे धीरे एक तो हमारा मन, एक बिटरनेस, एक खटास तो चलती रहेगी। जब भी कोई फ्रेंड मिल रहा है तो हम उसी इस पे बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो ग्रज है, ये जो कंप्लेंट्स हैं, वो हमारे फिजिकल बॉडी पे असर करना शुरू करती हैं। तो जैसे कि अभी मेरा एक क्लाइंट है, तो उनका एग्जांपल अगर मुझे देना है तो मैं बताती हूँ कि वो जब आए तो वो बात नहीं कर पा रहे थे, मुझे बात नहीं करनी आती, तो उनका ये सब इंद्रिय जो था वो ब्लॉक हो चुका था। तो जब हमने उन पे बहुत डीप लेवल पे काम किया, तब समझ में आया कि उनको लगता था कि अगर मैं बात करूँगा तो घर में कलह होगा, कलेश होगा, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो नाराज़ी होगी, फिर ये प्रॉब्लम्स होंगे, वो प्रॉब्लम्स होंगे। उसके चलते उन्होंने बात करना बंद कर दिया। मतलब कि मुझे बात ही नहीं करनी तो वो बढ़ेगा ही नहीं, मुझे टेंशन ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने वो सिचुएशंस को फेस नहीं किया, हैंडल नहीं किया, और वो जो है दर्द था उन सारे सिचुएशन का, वो अंदर जमा हो के उनका जो ये था पूरा वोकल कॉर्ड,
उन्होंने अपने ब्रेन को सिग्नल भेजा कि मुझे ना बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी। तो ब्रेन के सारे जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो गए एंड उनका वोकल कॉर्ड का फंक्शन खराब हो गया। तो ये जो रिजनमेंट्स, एंगर, ये जो हम जो निगेटिव बातें जो हमारे मन में रखते हैं, उससे हमारे फिजिकल बॉडी पे असर होता है। फिर धीरे धीरे इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्लो डाउन कर जाती है कि क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि हम इन्हीं चीज़ों में, इस प्रोसेसेस में इतने, ये सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोसेसेस चल रही है उसी में हम इतने बिजी हैं कि हमारा ब्रेन एंड बॉडी हमारे हीलिंग के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहा। तो वही तो बात होती है ना कि हम मेडिटेशन में क्यों लोगों को इतने थोक से बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी। तो उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न यही है कि मेडिटेशन में हम ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो ये सारी विंडोज़ ओपन होती हैं उसको हम स्लो डाउन करते हैं, शट डाउन करते हैं, और हमारा ब्रेन जो है, फिर हमारे ब्रेन को टाइम मिलता है हमारी बॉडी को हील करने के लिए। फिर हमारा ब्रेन कंप्लीटली एंगेज होता है अपने बॉडी पे काम करने के लिए। इसीलिए हमारा मेडिटेशन में हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। ये साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे। मतलब मैं स्कूल में भी सिखाने जाती हूँ तो मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि आप शांत रहोगे तो आपकी बॉडी कैसे हील होगी, वो जख्म कैसे हील होगी। तो उसी के हिसाब से तो वही होता है कि जैसे कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी, अगर आपका ब्रेन कंटिन्यूसली 24 आवर्स किसी चीज़ में फंसा है, अटका हुआ है, तो आपके ब्रेन को, आपके सिस्टम को आपको हील करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और आपकी इम्यूनिटी, आप कितना भी अच्छा खा लो बट तभी भी वो बॉडी को प्रोसेस करने के लिए ब्रेन को टाइम नहीं मिलेगा, तो इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद बहुत लोगों को वैसे होता है कि क्रोनिक पेन में बदल जाता है। वो जो दर्द होता है ना बोल बोल के, अगर आपने यू कैन हील योर लाइफ अगर बुक पढ़ा है तो उस बुक के पीछे ना पूरा उन्होंने चार्ट दिया हुआ है कि आपके कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा दर्द छुपा है और उसके हिसाब से कौन सा एफर्मेशन करना है। तो वो जो है कि क्रोनिक पेन जो होता है कि कौन सी टाइप का दर्द आपने पकड़ के रखा है, स्टबननेस है, या मुझे आगे नहीं जाना है, मेरे सांस ने मुझे रोक के रखा है, वो जो दर्द है, तो बहुत बार ना वो घुटनों में आ जाता है। तो आप वो सारा चार्ट देख सकते हो। तो उसके वजह से आपका क्रोनिक डिसीज भी बढ़ सकता है, क्रोनिक पेन भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें फॉरगिवनेस करना इम्पोर्टेंट है कि बाबा एटलीस्ट मेरी फिजिकल बॉडी में शांति रहे, इसीलिए मुझे रिलीज़ करना है इसको, मुझे माफ़ करना है और खुद के बॉडी को शांत करना है। ये हो गया आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे। फिर उसके बाद आता है इमोशनल एस्पेक्ट पे। तो ये सारा जो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो आता है अपने सबकॉन्शियस से ही आता है। तो जैसे कि हम अगर इमोशंस को पकड़ के रखें तो इमोशंस में हमारा क्या होता है, जैसे हमने बताया था सेल्फ लव में कि हम उसी गिल्ट में रह रहे हैं, अगर हम उसी पेन में रह रहे हैं तो हम किसी को ओपनली प्यार नहीं कर सकते हैं या हम प्यार नहीं दे सकते हैं। तो हम कंटिन्यूसली उसी निगेटिव इमोशंस में जी रहे हैं, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरा साथ ये हो गया। तो वो जो निगेटिव इमोशंस हैं हमें अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जीने के लिए रोकता है। फिर हम अपने लाइफ का पूरी तरीके से जीवन का स्वाद नहीं ले सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का आनंद नहीं ले सकते हैं। फिर हमारे इसमें वो निगेटिव इमोशंस रहेंगे तो हम सिर्फ हर चीज़ में निगेटिव ही ढूंढना शुरू करेंगे, उसमें बुराई क्या है वही ये करेंगे। तो इसीलिए भी हमें फॉरगिवनेस करके उस इमोशंस को रिलीज़ करना है। जो भी एंगर है, रिजनमेंट्स है, पेन है, गिल्ट है, उनको हमें रिलीज़ करना है। जो हमें थोड़ा सा, हमारे माइंड को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। जो हमारा सपोज ये इतना हार्ड है और उसमें 90% आपके ये सारी इमोशंस भरे पड़े हुए हैं, तो हमें एन्जॉयमेंट के लिए टाइम ही नहीं, एन्जॉयमेंट के लिए या नई खुशी अपने आप में लेने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेस ही नहीं बचा है अपने
हार्ट में। तो इसीलिए हार्ट में जगह बना के उसको क्लींस करके नई खुशियाँ, नए इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस अट्रैक्ट करने के लिए हमें इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, जब आप अट्रैक्ट कर पाओगे, तभी आप एक पीस, शांति की एक अच्छी नींद भी ले सकते हो। आपके चेहरे पे वो ग्लो आएगा, आपका चेहरा एक मेंटल पीस, एक कामनेस से भरा होगा। मतलब मैंने जब अपने आप पे इतना, मतलब मैं अभी भी बोलूँगी बहुत काम करना बाकी है, बट पहला जो मेरा फेस था, हमेशा टायर्ड, हमेशा स्ट्रेसफुल, कि भाई ये कब उठे और कब रो ले ये लड़की। तो वो जो था, तो मुझे ना मेरे बहुत सारे पुराने फ्रेंड से ये कॉम्प्लीमेंट मिला है कि यार तेरे चेहरे पे वो अभी नहीं है। एक अलग सी शांति होती, तो कितना भी बोल ले, कितना भी एंगर भी कर ले, तेरे तेरे मन में, दिमाग में ऐसी शांति दिखती है। तो ये चेंज कहाँ से आता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हमारी इन प्रोसेस को, इन इमोशंस को हम जब रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए हमें फॉरगिवनेस इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे फिर उसमें वो भी होगा कि हमारे सारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने शुरू होंगे। कि भले हमें कुछ तकलीफ़ थी, सास से थी, घर वालों से थी। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट 2 इसमें बताया कि मेरे पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था। तो अभी मैं बहुत न्यूट्रल हो गई हूँ। तो पहले ना, मैं 3 साल पहले जब मुझे इंडिया जाना था, तब मैं अपने आप पे काम ही कर रही थी। तो मैं आपको ये अभी फिजिकल और मेंटल इमोशनल कैसा कॉम्बिनेशन था उसका एग्जांपल बताती हूँ। कि जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे इंडिया जाना है वेकेशन के लिए, तो पहले तो मैं खुश थी, बट धीरे धीरे ना मेरे बैक में पेन शुरू होने लगा कि मैं जाऊंगी, फिर मुझे ये ऐसा बोलेगा, लास्ट टाइम इसने मुझे ऐसा बोला था, वैसे बोला था, फिर मुझे ये तकलीफ़ होगी, वो तकलीफ़ होगी, फिर मुझे ऐसा जवाब देना है, वैसे जवाब देना है। फिर उस स्ट्रेस से क्या हुआ कि मेरा ब्रेन पूरा वो एंजाइटी वाला जो केमिकल है वो सिक्रीज करने लगा। फिर मेरा जो वो पेन जहाँ पे फंसा हुआ था पहले मेरे लोअर बैक में, उसमें वो ट्रिगर करना शुरू कर दिया। फिर मुझे ध्यान में, क्योंकि मैं माइंडफुलनेस में आई थी, तब तक ध्यान में आई थी, काम कर रही थी, तो मुझे समझ में आया कि ये कनेक्शन कैसा है। फिर मैंने अपने मेंटर के साथ बात किया कि ऐसा ऐसा मेरा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला अभी तक तू तैयार नहीं है, तेरे फाइनल टेस्ट के लिए तू तैयार नहीं है, तो और काम कर। तो पता नहीं, मैंने मेरे पति को बोले कि मुझे नहीं जाना है, एंड मैंने वो ट्रिप कैंसिल कर दी। बट जब मैं लास्ट ईयर जब मैं गई, तो मैं बहुत शांत थी। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वही सेम सेंटेंसेस थे। ऐसे नहीं कि जो टोन थे वो कुछ अलग थे, बट वो टोन की जो एनर्जी थी वो मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, या मुझे हर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने सबको फॉरगिव कर दिया था। ठीक है बाबा, आप भी सही, मैं भी सही, आप चलो। तो वो जो कामनेस आया था, तो मुझे जब मैं वापस आई तो मेरे मेंटर ने मुझे बोला था ये 1 मंथ तुम्हारा फाइनल टेस्ट है कि तुमने अपने आप पे कितना काम किया है और तुम अभी कितना करना बाकी है। तो जाओ, सिचुएशन को फेस करो, हैंडल करो, अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान दो, कौन से निगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, कौन से निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो लिखो और उस पर रोज़ इवनिंग में काम करो। तो ये मैंने पूरा 1 महीना किया। जब आई तो मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड मैंने खुद से देखा, तो मैं बहुत खुश हो गई कि इस बार किसी को मैंने चांस ही नहीं दिया कि मुझे हर्ट करने के लिए। तो जब मैंने अपने टीचर से बात किया, तो अब फिर मुझे मेरे मेंटर ने मुझे बताया चलो तू ये टेस्ट तो पास हो गई है, तो अभी फिर हमारा टेस्ट लेवल थोड़ा सा ग्रेड बढ़ जाता है। तो जैसे कि हम फर्स्ट से 10 तक तो आ गए, अभी हम थोड़े कॉलेज में गए, तो अभी भी हमें इस पे काम करना है। बट जो बेसिक वाला जो था, तो वो पास ऑन हो गया, वो क्लियर हो गया।
तो हमें वो भी समझना बाकी होता है कि जैसे हम फॉरगिवनेस करते जा रहे हैं, तो उस बंदे के साथ या उस सिचुएशंस के साथ, वही सिचुएशंस अगर हमारे लाइफ में रिपीट हो रही है, तो उसके साथ हमारे इमोशंस कैसे आ रहे हैं, तो वो हमें समझना है और उसको नोट डाउन करना है। उसके हिसाब से हमें समझेगा कि हमें कितना काम करना बाकी है और कितना काम करना चाहिए। तो इसीलिए जर्नलिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सारे केस में जर्नलिंग करना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद मेंटल एस्पेक्ट्स आता है कि फिजिकल में मेंटल एस्पेक्ट फॉरगिवनेस में क्या मायने रखता है, क्यों करना है हमें। कि जैसे हमारे ये सबकॉन्शियस माइंड के जो ये क्लटर है, जो प्रोसेसेस हैं, उसको हम शांत कर देंगे फॉरगिवनेस के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारा थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारा इजीली होने लगेगा। अगर बहुत सारा मैस चल रहा है तो हम उसी में उलझे हैं, तो हम, हाँ मुझे करना तो है बट ना मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, बट मैं नहीं कर रही हूँ, बट मुझे करना है। तो ये जो चीज़ें होती है, बहुत लोग जो बोलते हैं ना कि आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, तो वो बिजी किस लिए है? क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग आते हैं मेरे पास, तो जस्ट मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपना फिजिकल एक्टिविटी तो लिखो ही लिखो, बट आपकी मेंटल एक्टिविटी, जो आपके दिमाग में बार बार क्या चल रहा है, वो भी नोट डाउन करो। तभी आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर होगी। फिर अगेन इससे आपका क्या होगा कि मेंटल डिस्ट्रेस होगा कि बाबा ये ख़त्म हो गया है मेरे से, तो मैं रिलैक्स हूँ, शांत हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ और मैं मेंटल पीस में हूँ। तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था सेल्फ लव में, कि ऑटोमेटिकली आप अपने ऊपर काम करना, अपने करियर में फोकस करना शुरू करोगे। तो ये आपका चेंजेस आपके मेंटल पीस में आना शुरू होगा। फिर हमारा आता है कि स्पिरिचुअलिटी में इसमें क्या फ़र्क है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी हमारा ग्रुप मोस्टली तो वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ही काम करता है, मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ, विच इज़ रॉन्ग एज वेल, बट ये भी, ये जो एस्पेक्ट है तो उस पर हमें काम करना है। तो इसमें क्या होता है, जब आप सारे अटैचमेंट से निकल जाते हो, पहले तो हमें पता चल गया, हमने एक्सेप्ट किया कि हमें काम किस पे करना है, फिर उस पे हमने काम शुरू किया, फिर उसके बाद हम उसके रूट कॉज पे गए, फिर हमने काम किया, फिर नेक्स्ट स्टेप आई, उस पर हमने फॉरगिवनेस किया, लेट गो किया, फिर फॉरगिवनेस किया। तो उससे हमारी जो अटैचमेंट्स हैं, जो उन घटनाओं के साथ या किसी लोगों के साथ जो अटैचमेंट्स है, वो निकल गई हैं सब। तो ऑटोमेटिकली अभी हम हमारे हायर पर्पस से अलाइन हो रहे हैं, हमें क्लैरिटी दिख रही है, हमें मिल रहा है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हम हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। जब ये चीज़ें जब आपकी होती हैं, तो जैसे 7 बॉडीज़ में हमने देखा है कि हमारा इमोशनल और मेंटल पूरे चीज बॉडीज़ क्लीन होते हैं, तो उसके बाद हम सब में ही साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। हम में अलग अलग सेंसेस होते हैं, कोई थर्ड आई मास्टर्स होता है, कोई क्लियर वॉलेंस होता है, किसी को फीलिंग सेंसेशंस आती है। तो जब ये क्लटर सब हटता है, तो उसके बाद बहुत लोगों के गिफ्ट्स भी ओपन होने शुरू होते हैं, उनकी साइकिक एबिलिटीज़ ओपन होती है, वो बहुत इजीली चैनलिंग करना शुरू करते हैं। तो इससे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। और ऑटोमेटिकली जब आपके ये गिफ्ट्स ओपन होते हैं, तो आप अपने पर्पस को अचीव करने के लिए रेडी होते हैं और बहुत इजीली आपकी प्रोसेस शुरू होती है, आपका जो हायर पर्पस जिसके लिए हम आए हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न ये होता है स्पिरिचुअल में कि हम फॉरगिवनेस को हमेशा कर्मा के साथ इंटरचेंज करते हैं, कि अगर हम फॉरगिव नहीं करते हैं और उसी भावना में, उसी नकारात्मक विचारों में, उसी दर्द में अगर कोई बंदा
बंदी पास ऑन हो जाता है, ये बॉडी वेकेंट कर देता है, तो वही एनर्जी लेके आप नेक्स्ट जन्म में जाते हो कि बाबा इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ वैसा बोला था, तो इसीलिए अभी मुझे इसका रिवेंज लेना है। और उसी रिवेंज के लिए फिर से हम इस चक्कर में फंस जाते हैं, फिर से हम दूसरी लाइफ में आ जाते हैं, फिर उसके कर्मा, फिर उस साइकिल में हम फंस जाते हैं। तो उसका एक मेरे क्लाइंट के साथ का एक बहुत ही सुंदर मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि कर्मा की साइकिल कैसे रन होती है। कि एक मेरे क्लाइंट का घर का इशू, उसका लोन पास ऑन नहीं हो रहा था। अगर उसने उस डेट पे अगर उसका लोन अप्रूवल का लेटर नहीं दिया होता तो उसको बहुत बड़ा फ़ाइन था, 70-80 लैक्स का फ़ाइन था। एंड जब उसने मुझे बताया कि हमें सेशन लेना है, तो हमने सेशन में बैठे और जब हमने देखा तो सिर्फ एक से उसके पति ने, मतलब कुछ तो था, पास्ट लाइफ था, क्या था मुझे पता नहीं, बट जो चैनलिंग में हमें आया कि 10,000 रुपये ना देने से ये बड़ा संकट आया हुआ है। तो कर्मा कैसा प्ले करता है आपके साथ। और जब वो हमें वो सेशन में चैनलिंग में समझ में आया कि 10,000 रुपये दे के ये कर्मा फिनिश करना है, ये कर्मा कंप्लीटेड नहीं है, इसीलिए आज ये एक चैलेंज आया हुआ है। ऑफ कोर्स मैं वो जो कर्मा वाला एक टॉपिक में वापस लूँगी कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ द कर्मास लेटर, तो उसमें वो हमने वहाँ पे फॉरगिवनेस किया। जिन लोगों के साथ वो मनी का कर्मा बना था उसके साथ हमने फॉरगिवनेस किया। यू गाइस कैन नॉट बिलीव, इट्स वन ऑफ द मिरेकल ऑफ माय, मतलब इन माय लाइफ, कि उसके बाद 2 घंटे में उसको, जो कोई होगा या फिर एक कपल ने उनको कॉल किया 10,000 रुपये के लिए। जो हमने सुबह मॉर्निंग 5:30 के सेशन में हमने देखा कि एक को 10,000 हमने दिया नहीं है, तो वो दिए दो, और ये आपका जो संकट है, फाइनेंशियल संकट है, वो चला जाएगा, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला था कि ये कुछ भी करके ये ना किसी को 10,000 डोनेट करके ये कर्मा रिलीज कर देना हमें। तो हमने फॉरगिवनेस किया बहुत सारा। 2 घंटे के बाद सेशन हो गया, सब कुछ हो गया, मैं वॉक पे चली गई और उसका फिर से कॉल आया कि ऐसा ऐसा कॉल आया है एक कपल का और उनका वो 10,000 मांग रहे हैं। तो मैंने उसको बोला यूनिवर्स ने तुम्हें एक सिग्नल दिया है, सो नाउ दिस इज़ अ कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस। तो पैसे दो, कंप्लीट फॉरगिवनेस करो, तुम्हें 2 घंटे में बैंक से कॉल आएगा। एंड इट हैपेंड। जैसे उसने पैसे ट्रांसफ़र किए, बैंक का कॉल आया, उसका लोन अप्रूव हो गया उस दिन। तो वो जो था, वो जो मेरे लाइफ के जो 5-6 घंटे थे ना, वो मेरे लिए कुछ अलग ही लेवल पे थे। कि क्या हुआ, हम तो सुबह 5 बजे उठ के हम तो सेशन में बैठे थे, मुझे देना था उसको इनर चाइल्ड हीलिंग वाला सेशन, बट शी वॉज वेरी डिस्टर्ब दैट डे बिकॉज ऑफ दैट। तो मैंने बोला ओके फाइन, आइज क्लोज करो, चलो बैठते देखते क्या होता है। एंड इट हैपेंड। तो हम वो पूरा दिन सोच रहे थे कि वो स्वामी जी को बहुत मानती है, तो वो जो था कि कैसा ये सारा एनर्जी का खेल चलता है। तो यही होता है कि स्पिरिचुअल में अगर हमें आगे जाना है और अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म भी करने हो, तो फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट। तो वो एक एग्ज़ाम्पल, मैं अपना और एक एग्ज़ाम्पल बताना है। मेरा जो फॉरगिवनेस के साथ का जो एपिसोड हुआ कि मैं स्विट्ज़रलैंड में जॉब करती थी। एंड जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर थी वहाँ पे। तो काफ़ी बड़े कंपनी में, वॉच कंपनी में मैं काम करती थी। एंड देन मुझे समझ, वहाँ पे जो बंदा था ना, वो मुझे रोज टॉर्चर करता था। मैं कल्पना को बोलती थी यार पता नहीं इस बंदे के साथ क्या है, कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे के साथ, बहुत गड़बड़ है मेरी। एंड जब तो उसके लिए मैंने अपना हीलिंग प्रोसेस भी कंप्लीट किया। मैंने उसके साथ 40 डेज का फॉरगिवनेस किया। वो बंदा मुझे, क्योंकि एज अ कॉन्ट्रैक्टर दे आर वेरी कीन कि आप एक एक घंटे में कितना काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आई वॉज द रिलीज मैनेजर देयर। सो वो जो था
कि उनके लिए वो बहुत ज़रूरी था जानना कि मैं एक एक घंटे में क्या क्या काम करती हूँ। तो वो बंदा सुबह उठ के मेरे पीछे बैठता था, आफ्टर लंच, अभी लंच तक तुमने कितना काम किया, क्या क्या किया। फिर इवनिंग में भी बैठ जाता था। मैं पागल हो गई थी, मैंने बोला ऐसे माइक्रो मैनेजमेंट में मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे छोड़ना है। बट फिर मैं रुकी और मैंने अपने आप को पूछा कि नहीं, इसमें क्या बाकी है, मेरा लर्निंग क्या है जो मुझे कंप्लीट करना है। और जब मैंने अपने हीलिंग प्रोसेस में बैठी, जब मैंने देखा कि उसके साथ भी मैंने किसी लाइफ टाइम में ऐसा ही कुछ तो किया था, तो फिर मुझे फॉरगिवनेस आया। 40 डेज मैंने उस बंदे के साथ फॉरगिवनेस किया। एंड यू कैन नॉट बिलीव, जब आफ्टर 2 मंथ्स वो बंदा सिर्फ मेरी तारीफ ही कर रहा था। वो बंदा जब मैं छोड़ने मेरा जब लास्ट डे था कंपनी का, जब मैंने डिसाइड किया अभी मुझे जॉब पे नहीं जाना है, तो वो बंदे ने मुझे उसका स्विट्ज़रलैंड का पहाड़ों वाला जो वीकेंड होम होता है, यहाँ पे वीकेंड होम का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो उसने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया। इतना ड्रास्टिक चेंज। तो वो जो आता है ना कि फॉरगिवनेस से आप बहुत सारे एनर्जीज, जो निगेटिव इमोशंस जो हम एक्सचेंज करते हैं, उसको हील करते हैं, उसको कट ऑन करते हैं, एंड वी कैन जस्ट स्टार्ट सेंडिंग द लव एंड लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जी टू ईच अदर। तो भले ही हम उस सामने वाले पर्सन को ये करे ना करे, मतलब उससे माफ़ी मांगे ना मांगे, उसको जाके कुछ बोले ना बोले, बट हम जब हमारे इस पे काम करना शुरू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी उस पर्सन के पास जाती है। यू जस्ट ट्राई, सिर्फ द कंडीशन इज कि पहले आप समझो कि आप उसके लिए रेडी हो या नहीं हो। अगर उसके पीछे कुछ दर्द है, पहले उस पे काम करो, और उसके बाद उसमें लर्निंग्स क्या है, लेसन्स क्या है, पहले आप खुद को समझाओ, बताओ, पूछो कि बाबा मेरा ये लर्निंग था, मैंने ये लर्निंग सीखा है, और अभी मुझे इस सिचुएशन की, इस इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे बाहर आ रही हूँ, और अभी मैं फॉरगिवनेस के लिए रेडी हूँ। ये बहुत बहुत छोटी चीज़ है फॉरगिवनेस की। आई थिंक आज कल्पना नहीं है, तो मैं उसके अप्रोच, उसका एक एग्जाम्पल नहीं बताना चाहती हूँ। उसके लाइफ में जो एक बहुत सुंदर घटना हुई कि फॉरगिवनेस से कितना बड़ा चेंज हो सकता है। जब भी कभी वो होगी तो अब हम शेयर करेंगे। तो वो जो है तो इसीलिए फॉरगिवनेस हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप सोचिए कि आपके लाइफ में आप कहाँ फंसे हैं। अभी मेरा तो फिलहाल एक कर्मा चल रहा है, तो अभी मुझे उस पर काम करना है, दैट इज़ क्लियर फॉर मी। तो वो जो है कि आप पहले, बिफोर वी आर गोइंग इनटू द मेडिटेशन, पहले अपने आप को पूछूं कि मेरे लाइफ में अभी प्रेजेंट मोमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे होल्ड कर रही है, या जो मुझे अपने शांति के इमोशंस में नहीं जाने दे रही है, या फिर मुझे डिसीजंस लेने में मैं कहीं तो अटकी हूँ, या कोई एक पर्सन की जो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है या कर रही है। तो ये पहले आप जानिएगा बिफोर गोइंग टू द मेडिटेशन। फिर उसके बाद दूसरा सवाल खुद से पूछिएगा कि अभी मैं इस पे काम करने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। ये दोनों सवालों के जवाब सवालों के जवाब जब हमें मिलेंगे, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, फिर हम धीरे धीरे मेडिटेशन में जाएंगे। तो ऑफकोर्स मैंने कॉर्ड कटिंग का आज बोला नहीं है, सीखा नहीं है, बट मैं मेडिटेशन में आपको कॉर्ड कटिंग भी करने के लिए बोलूँगी कि जो हमारी जो एनर्जी होती है, तो मे भी बहुत लोगों को पता नहीं हुआ कि कॉर्ड कटिंग क्या होता है। तो डोंट वरी, वो एनर्जी वाली प्रोसेस है, वो जब हम सीखेंगे डीप में तो सब पता चल जाएगा। सिर्फ इमेजिन करना है कि उस पर्सन के साथ आपके बॉडी में से कौन, वो जो कॉर्ड है कहाँ से निकली है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके हेड से होती है, मोस्ट ऑफ टाइम आपके हार्ट से होती है, नेवल से होती है, नी से होती है, एंकल से होती है। तो कौन से बॉडी पार्ट से वो कॉर्ड जा रही है, वो इमोशंस की, निगेटिव इमोशंस की, रिजेंटमेंट्स की, या कोई भी जो है,
तो और उसको हमें कट करना है। मैं कट करने के लिए बोलूँगी, जैसे कि लास्ट सेशन में किसी ने तो बोला था कि मुझे आई डोंट नो कि स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, पावर एनिमल्स क्या होते हैं। तो अगर मैं ये वर्ड्स यूज़ करती हूँ तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि आप जो भी कोई एनर्जी पे बिलीव करते हो या आपकी जिस पे कोई श्रद्धा है, तो आप सिर्फ उनको इनवाइट कीजिएगा। जैसे मैं साईं बाबा जी को बुलाती हूँ मेरी हेल्प करने के लिए, तो उसके हिसाब से आप जो भी आप एनर्जी को बुलाना चाहेंगे आप उनको बुलाइएगा। तो बिफोर गोइंग टू द मेडिटेशन, अगर किसी को कोई सवाल है ये 2 क्वेश्चंस के लिए तो आप पूछ सकते हैं और फिर हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। हाँ, या फॉरगिवनेस एक ही एक ही इंसान के लिए भी कर सकते हैं एक बार में। हाँ, तो बेटर है कि डिपेंड्स कि अगर उस बंदे के उस पर्सन के साथ बहुत ही डीप रूटेड हर्ट है तो फिर आप एक ही पर्सन को लो। बट जैसे कि अभी हमारे ऑफिस के कलीग्स होते हैं उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा हर्ट, ऐसा बहुत झगड़ा नहीं होता है, बट वी गेट इरिटेटेड कि अरे बाबा ये बहुत क्वेश्चन करता है, बाज बाज में मुंह डालता है, ऐसे हमारा जो होता है ना। तो उन लोगों को आप इकट्ठा बुला सकते हो, वो एक चीज़ होती है। फिर या इनर चाइल्ड हीलिंग में हम वो भी करते हैं कि वो जो पेन है, एक जैसा एंगर है, तो वो एंगर आपके लाइफ में कौन कौन से लोगों के साथ है, तो उन सारे लोगों को हम एक साथ बुलाते हैं। बट वो प्रोसेस अलग है। तो आज मैं आपको सिर्फ सिंपल सिंपल प्रोसेस पे लेके जाऊंगी कि आपको सिर्फ जो एक पर्सन है, जो कोई है कि आपको लगता है कि उसके साथ अभी मुझे ख़त्म करना है, आप उनको बुला लीजिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत डीप नहीं है, बहुत 3-4 लोग हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हो। या इज इट क्लियर? यस, यस। चलेगा। ओके, थोड़ा सा आप सब पानी पी लीजिएगा तो, और टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन। सरिता जी मैं म्यूज़िक शेयर करती हूँ, आप सिर्फ म्यूज़िक का आवाज़ देख लीजिएगा। थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि नॉर्मली आपकी वॉइस सॉफ्ट रहती है ना। यस। तो हाँ, इतना रखें। या ओके, बढ़ा देती हूँ। ओके, नाउ एक आरामदायी अवस्था में बैठ जाइए। आपको अगर बैक को सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए। अपने आप को पूरी तरीके से शांति की अवस्था में ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। पहले हम शुरू करेंगे अपने श्वास से। हम पहले बहुत जोर से अपने नाक से श्वास अंदर लेंगे और अपने मुंह से वो श्वास को बहुत जोर से छोड़ेंगे। जिससे कि सारा जो तनाव दिन भर का हमारे बॉडी में है उसको पहले हम निकाल दें। श्वास को अंदर लेना है और मुंह से खोलना है। श्वास को अंदर लें, अगर आपको लगता है बहुत सारा बॉडी पेन है या तनाव है, शरीर में थकावट है, तो और ज़्यादा जोर से श्वास लीजिए।
नैसर्गिक सांसों पे वापस आ जाइए। धीरे धीरे अपने नैसर्गिक श्वास पे वापस आ जाइए। अभी पहले हम बताएंगे, हम जहाँ कहाँ भी फैले हुए हैं आज, हमारे काम में, हमारा मन कहीं ऑफिस में अटका हुआ है, बच्चों के होमवर्क में अटका हुआ है, घर के काम में अटका हुआ है, वो सारी जगह से अपने मन को इकट्ठा कीजिए, समेट लीजिए और अभी इस वर्तमान काल में, इस वर्तमान क्षण में अपने आप को ले आइए। उसके लिए फिर से गहरी सांस लीजिए और अपने मुंह के द्वारा उसको बाहर छोड़िए। महसूस कीजिए, इस श्वास के साथ आप अपने शरीर से पूरा तनाव बाहर छोड़ रहे हैं। आपके मन से, आपके दिमाग से, आपके शरीर से सारा तनाव बाहर जा रहा है। अभी हम धीरे धीरे अपने शरीर को तनाव मुक्त करेंगे। उसके लिए हम पैरों के तलवे से शुरुआत करते हैं। महसूस कीजिए, आपके पैरों के तलवे एकदम शांत हो चुके हैं। उसमें जो भी खींचातानी थी, जो भी तनाव था, वो पूरी तरीके से निकल गया है। आपके पैर पूरी तरीके से तनाव मुक्त हो चुके हैं। आपके घुटने, जांघिया पूरी तरीके से तनाव मुक्त हो चुके हैं। आपके शरीर का निचला हिस्सा शांत हो चुका है। आपकी कमर, पेट का मझला हिस्सा, ऊपर वाली पीठ पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से शांत, बहुत ही शांत। अभी आपकी छाती, कंधे, जो भी आपके छाती पे, कंधों पे जो भी कोई बोझ है, उसको आप निकाल दीजिए और ये पूरी तरीके से शांत हो रहे हैं। आपकी दोनों बाजुएं, हाथ, हथेलियाँ, हाथ की उंगलियाँ पूरी तरीके से शांत हो चुकी है।
गला, जबड़ा, दांत, जीभ, नाक, कान पूरी तरीके से तनाव मुक्त हो चुके हैं। आपकी आंखें शांत और शांत हो रही हैं। आपका माथा, बाल पूरी तरीके से शांत और मुक्त हो चुका है। अभी हमारी पूरा शरीर एक शांति की अवस्था में जा रहा है। हमारी नासिकाएं, नाड़ियाँ पूरी तरीके से शांत हो गई हैं। अभी हम हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा हायर सेल्फ मतलब हमारा बेस्ट वर्जन हम उससे जुड़ रहे हैं। इस फॉरगिवनेस या क्षमा या प्रार्थना में हम हमारी सारी दैविक शक्तियाँ उनको आमंत्रित कर रहे हैं। उनके साथ हमारे स्पिरिट गाइड, पावर एनिमल्स, एंजल्स वो सारे जुड़ रहे हैं। और आप जो भी कोई शक्ति पे विश्वास रखते हैं, जैसे मैंने अपने साईं बाबा को बुलाया है इस क्षमा प्रार्थना में मुझे मदद करने के लिए, वैसे आप भी आपके मेंटर को, आपके गुरु को ये इस प्रार्थना सत्र में बुला सकते हैं। अभी हमारे साथ पूरी गुरु मंडली आई है। हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अभी हम धीरे धीरे ऐसा महसूस करेंगे कि हम एक सुंदर से जंगल में खड़े हैं, जहाँ पे हमारे आसपास सारी गुरु मंडलियाँ, सारी डिवाइन एनर्जीज खड़े हैं। हमने आर्कएंजल माइकल को भी बुला लिया है। और अभी हम उन व्यक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं जिनके साथ हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। हमें उनके साथ जो भी नकारात्मक कॉर्ड्स, ऊर्जा के कॉर्ड्स कनेक्टेड है वो कट करने हैं। उससे पहले हम उस घटना को याद करेंगे जिस घटना के वजह से आज हमें उस व्यक्ति को माफ करना है।
पूछिएगा, आप उस व्यक्ति को माफ करने के लिए तैयार हो। जैसे ही आपका जवाब हाथ आए, अगर आप तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ उस घटना को बुलाइएगा और उस घटना के साथ हम कॉर्ड कटिंग करेंगे। उस घटना में आपकी क्या लेसन्स है वो पहले जानिएगा। उस घटना में आपने क्या सीखा है, क्या आपका लर्निंग्स था। वो व्यक्ति हमें क्या सिखाने आया था। जब हमें ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा उस घटना में क्या सीखना बाकी था, तो हमारे लिए क्षमा करना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले अपने आप से पूछिएगा कि उसमें आपको क्या सीखना था। आपका मन आपको आपका उत्तर देगा। जैसे ही आपको आपका उत्तर मिल जाता है, अभी देखिए कि आपके शरीर से कौन कौन से हिस्से से वो जो एनर्जी कॉर्ड उस पर्सन के साथ या उस घटना के साथ जुड़ी हुई है। वो कभी आपके सर से भी हो सकता है, आपके हृदय से भी हो सकता है, आपके नाभि से हो सकता है, आपके घुटनों से हो सकता है, या फिर आपके पैरों से हो सकता है। जस्ट उसका निरीक्षण कीजिए, आपके शरीर के किस हिस्से से आप अभी भी उस व्यक्ति या घटना के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपको आकलन हो जाता है, अगर आपको लगता है कि आपके मेंटर्स या डिवाइन एनर्जीज आपको हेल्प कर सकते हैं वो कट करने के लिए, तो आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं, या आप आर्कएंजल माइकल को बता सकते हैं कि प्लस अपनी तलवार से ये जो भी कॉर्ड्स उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, वो सारी कॉर्ड्स काट डालिए, काट डालिए, काट डालिए। कट इट, कट इट, कट इट, कट इट, कट इट, कट इट। और अभी वो कॉर्ड उस व्यक्ति के शरीर से भी कट करना है। आर्कएंजल माइकल कॉर्ड उसके शरीर से भी कट कीजिएगा।
cut it, cut it, cut it, cut it. ना वो सारी कॉर्ड्स एक हवन कुंडन में जाके प्यार में परिवर्तित हो रही हैं। आपके शरीर से जो खून बह रहा है, जहाँ से आपके कॉर्ड कटिंग हुआ है, अभी हम हमारे मेंटर को बताएंगे कि उसमें हीलिंग लाइट डाल के उन सारे जख्मों को ठीक कीजिएगा। जस्ट देखिए, एक हीलिंग लिक्विड आपके सर से जाके धीरे धीरे जहाँ कहीं भी वो कॉर्ड कटिंग का निशान है वहाँ पे पूरी तरीके से हील कर रहा है। अभी हमारे जख्म पूरी तरीके से हील हुए हैं। वो व्यक्ति और वो घटनाएं हमारे सामने हैं। अभी हम हाथ जोड़ के जस्ट विजुलाइज कीजिएगा। आप पहले उस घटना को एक तीसरे व्यक्ति के अनुसार देखिएगा और खुद को बताइएगा कि मैंने इस घटना से क्या सीखा है। पहले अपना लर्निंग मैसेजेस, वो संदेश आपको मिल रहा है कि आपने क्या क्या सीखा है। अभी हम उस व्यक्ति के पास या एक से ज़्यादा है तो वो और सारे व्यक्तियों के सामने खड़े हैं और उनको हम बता रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, जो भी मैंने आपके साथ बुरा किया होगा, बुरा सोचा होगा, इस जन्म में या किसी भूतकाल में या पिछले जन्म में मैंने अगर आपको कभी भी दुख दिया है तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आपने कभी मुझे दुख दिया है
जाने अनजाने में कुछ बोला है, इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भूतकाल में, उन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं। इस जन्म का हमारा जो कर्मा था एक दूसरे के साथ, वो पूरा हो चुका है और अभी इस कर्मा के चक्र से हम एक दूसरे को आज़ाद करते हैं। थैंक यू, लव यू, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू। देखिएगा कि वो व्यक्ति या व्यक्तियाँ वो भी खुशी खुशी आपको माफ़ कर रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से आके उनसे माफ़ी मांगिएगा। अगर वो खुश है तो वो अपने आप ही अदृश्य हो जाएंगे। और अभी हम सारे गुरु मंडली को, डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद करते हैं। आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड शिवा, साईं बाबा, सारे डिवाइन एनर्जीज जिन्होंने आज ये बहुत बड़ा हीलिंग का काम कंप्लीट कर दिया है, उन सबको मेरा धन्यवाद। अभी हम भी अगले 2 मिनट ये शांति को हमारे अंदर पूरी तरीके से सम्मिलित करेंगे। ये सारे जो लर्निंग्स हैं उसको हम हमारे शरीर में उतारेंगे। सालों के बाद मन में आपको बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही होगी।
वापस आना शुरू करते हैं। उस जंगल से हम वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ पे आप आ गए हो। अपनी कुर्सी को, बेड को या सोफे को महसूस कीजिए। अपने कमरे को महसूस करना शुरू कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए और दोनों हथेलियों को एक दूसरे पे रख आराम से रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1। अपनी आंखें अपनी हथेलियों के बीच में खोलिए। अगर आप चाहे तो फिर से इसको बंद कर सकते हैं और अपने दोनों हाथ अपने शरीर पे घुमाइए और अपनी भौतिक चेतना को पूरी तरीके से महसूस कीजिए। और जब भी आप रेडी हो, तैयार हो बाहर आने के लिए, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। Lots of gratitude to each and everyone. Lots of gratitude to all the divine energies, our equipments, and all the family members. Thank you. Namaste. धीरे धीरे थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। सरिता जी, थैंक यू अर्चना जी, बहुत बहुत ही सुंदर था और मेरे अपर बैक में पेन हो रहा है। ओह, तो रिलीजिंग शुरू हुआ। हाँ, कहाँ रिलीज से हुआ है कुछ, बहुत ही डीप गई थी मैं। और है कोई सबके लाइफ में, मुझे भी कोई इरिटेट करता है। हम्म, ज्यादा नहीं था, बस थोड़ा ही है, बट आ हम्म, जाता है कभी कभार। थैंक यू। आत्मबंधन अ, मुझे मेरे पैरों के तलवों पे और हार्ट में दोनों जगह फील हो रहा था। ओह, एंड दैट्स नाइस। मैंने जिन लोगों को बुलाया था
मुझे लगा सेम इशू है सबका, तो आई थिंक कुछ आपने बाद में बोला कि क्या प्रॉब्लम्स है जो वो सिचुएशंस, उससे पहले ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे दोज पीपल आर स्माइलिंग, कि सीखा तुमने जो हमने तुम्हें सिखाया, एंड आई वाज वेरी आल्सो नाइस। स्माइलिंग। दैट्स नाइस। हाँ, और बस आ रहा था कि हाँ हाँ, ये सीखा ये सीखा ये सीखा, बट बाद में 1% बचा था, आई थिंक उससे और भी कुछ होगा, जबकि वो अभी इतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब कोई है नहीं एकदम मेरे लाइफ में, बट स्टिल दैट पर्सन आई गेस अभी उससे स्टिल थोड़ा रिमेनिंग है। बट यस। बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। ओके। थैंक यू। या ये प्रोसेस बहुत अच्छी है कि ये फॉरगिवनेस, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना उससे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम फॉरगिवनेस में बैठ जाते हैं और ज़्यादा कुछ सोचते नहीं, कुछ करते नहीं है। अदरवाइज फिर वो हम ज़्यादा सोचेंगे तो हम उसको और ज़्यादा एनर्जी पास ऑन करेंगे, फिर वही एनर्जी हमको आएगी। तो उस चक्कर में फंसने से तो बेटर है कि बैठो, ध्यान में बैठो, माफ़ी मांगो, माफ़ कर दो, छोड़ दो। आई हाँ। थिंक एक्चुअली 2020 में मैंने इसको अप्लाई किया, क्योंकि मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम अदर साइड से आ रही थी। तो मुझे ये बताया गया था कि तुमने पास्ट में कुछ किया होगा, अब तुम्हारा काम है माफी मांगो। तो मैंने 1 साल मांगा, फिर ठीक हो गया। 1 साल मांगा, ठीक हो गया। फिर तब से मैं जान गई हूँ, कोई होता है तो 2-3 दिन में डिसॉल्व कर देती हूँ ये प्रॉब्लम, ठीक हो हाँ, जाता एग्जैक्टली ऐसा ही है कि मतलब इस है। लाइफ में मैंने जीरो कुछ भी नहीं किया है, आई डोंट नो क्यों वो हो रहा है मेरे साथ। एंड हाँ, मतलब जैसे ध्यान में आने के बाद मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ लाइफ अपनी देखी है पास्ट में उन लोगों के साथ, और मुझे ऐसा लगा कि आई एम स्टिल वेरी इन अ वेरी गुड सिचुएशन, जो मैंने कुछ किया होगा उन लोगों के हाँ, साथ। यस 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 इसलिए शायद करना, माफी तो मांगना ही है। यस यस। बहुत अच्छा ध्यान था अर्चना जी। फिर थैंक से यू। आज एक बार धन्यवाद, और आपका नॉलेज सुपर्ब एवरी टाइम जैसा रहता है, बहुत अच्छा था। और ये नेचुरली वैसे मैं तो फॉलो ही करता हूँ, ऑल दोज माय प्रेयर्स इज बिलोंगिंग्स विद द फॉरगिवनेस। मैं हो या ना हो किसी इंडिविजुअल को फोकस नहीं कर पाता हूँ, मैं आज भी कोशिश किया बट मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। बट ऑल दोज मैं यूनिवर्सल माफी मांगता हूँ कि एज ए ह्यूमन सोल मेरे तरफ से कहीं कोई 1% भी दुख या तकलीफ किसी भी जीव को या इंसान को या किसी भी आत्मा को हुई हो, तो उसके लिए हमेशा हमेशा मुझे माफ करें। इस तरीके की फ्लो ऑफ टॉकिंग रहती है, शायद हो सकता है इसलिए इट वुड बी हेल्पफुल। यस इसलिए आज डिप कनेक्ट भी था और बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, और ऊपर से फिर वो आपकी वॉइस और इतना स्मूथ मेडिटेशन रहता है ना, वो एक अलग ही वाइब्रेशन रहता है। ऑल दोस आए सभी एग्री करते हैं इससे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। 100% अग्री करती हूँ गौरव जी, एक अलग ही वाइब्रेशन रहता है अर्चना जी के आवाज में और सेशन में, बहुत ही एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात ये है, मतलब मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ कि आप आपका जो मतलब बिकॉज यू आर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता आपके बारे में, लेकिन जैसा मुझे समझ में आया बातचीत से, आप एक काउंसलिंग करती हैं राइट पूरा। थेरेपी करती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, थेरेपी भी करती हाँ हूँ। मतलब वो जो भी हो इंटरेक्शन का ही काम आपका ह्यूमंस या के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट सुनने के साथ ही रहता होगा। और वो चीज़ों में आप इतना डीप इन्वॉल्व हैं कि वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके आंखों में, आपकी बातों के तरीके में, सब चीज में उसकी जो है एक जिसको बोलते हैं ना उसकी ब्लेंड वो फील होती है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए शायद हम लोग भी बहुत, जब भी आप कराती हैं या बोलती हैं, तो बहुत डीपली उसको सुन भी पाते हैं और उसको फील भी कर पाते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर एंड एवरी टाइम। ऐसा नहीं कि एक दिन अच्छा है, थैंक यू। हर दिन अच्छा रहता है। सो मेरे लिए तो मोस्टली मेरे साथ जितने लोग कनेक्ट होते हैं ना, तो पहले मैं उनको स्पिरिचुअलिटी में वर्ड भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ना अलग ही जोन में जाते हैं। तो उनको ना मैं फिजिकली एंगल से कनेक्ट करती हूँ कि उनको जब फिजिकल, उनका जब
ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली इस दुनिया में आ जाएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, वो भी यहाँ पे बैठ के काम करना शुरू करेंगे खुद पे। तो वो जो मैंने देखा, वो जो गैप है, तो उसी को मैं एड्रेस कर रही हूँ कि लोग अभी भी फिजिकल में हैं, उनको जाना तो है, उनको स्पिरिचुअल पता भी नहीं है, बट वो इसी में है, तो वो आगे कैसे जाएंगे। तो इसीलिए मैं भी उनको उनके तकलीफ़ों पे कैसे काम करना है, वहाँ से कैसे निकालना है, उसी पे काम करती हूँ। और मोस्टली मतलब मैं नॉलेज का तो बोल नहीं सकती हूँ, बट हाँ कि मेरे आसपास जितने एग्जाम्पल्स हैं ना, तो उसी को मैं पकड़ के टॉपिक पे, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि, क्योंकि ये सबकी लाइफ में होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि ये सिर्फ मैं या मेरी स्टोरी नहीं, ये बहुत लोगों की स्टोरी है। तो वही वही से आता है, तो मेरे क्या क्लाइंट्स ही आपको, मुझे सिखाते और हैं। ये आप एक आपके मतलब वैसे ये बात टॉपिक से हट के है, लेकिन यू आर टोटली, आपकी पूरी आवाज, आपकी पूरे बातों की स्टाइल और आप जो वर्ड्स यूज करती हैं वो पूरा महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। या आई एम महाराष्ट्रियन। यस। So I have a lot of experience with the Maharashtrian people. A lot of the client I have in Mumbai and Aurangabad. हम्म। शिरडी की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, हर साल मैं शिरडी जाता था 2 बार. So I am a very big devotee of the Sai Baba साईं also. बाबा। I was, उस समय वो एक टर्न अराउंड था लाइफ हाँ, का, वो फेज होता है। 2012, 13, 14. और दो एक बार मैं तिरुपति बालाजी जाता था, एक रूटीन था मेरा साल में एक. तो थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीक, एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच अर्चना जी। you, हर बार ma'am. कुछ नया सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू सो मच। तो एंड करें यहाँ पे। जी सरिता जी, अर्चना जी आज मैं मोनिल माँ से बात करी थी।